अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? बड़ा बेसिक सवाल है और जवाब यह है कि रेडिएशंस के ज़रिए। अब आपका सवाल ये होगा कि रेडिएशन कौन कौन प्रोड्यूस करता है या रीमिट करता है। तो इस वक्त जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं कायनात में, वो सारी की सारी रेडिएशंस देती हैं। मसलन आप अगर ब्लैक होल्स की बात कर लें या किसी इवेंट की बात कर लें, बिग बैंग की, सुपरनोवा की, प्लैनेट्स, स्टार्स, बादल, इवन स्पेस के बादल, लाइफ फॉर्म भी रेडिएशंस देती है और वो रेडिएशन हम तक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। और जब वो इंफॉर्मेशन लेकर हम तक आते हैं तो हम उनको स्टडी करना शुरू कर देते हैं। आपका सवाल ये होगा कि स्टार तो रेडिएशन दे सकते हैं, लेकिन प्लेनेट कैसे रेडिएशन देते हैं? तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपकी अपनी बॉडी भी रेडिएट करती है। अगर हम अपनी बॉडी को थर्मल कैमरा की मदद से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती है और उसके साथ हमसे भी मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन निकलती हैं। और ये रेडिएशन ख़त्म हो सकती हैं अगर हमारी बॉडी के तमाम मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी वाइब्रेशन ख़त्म कर दें, यानी हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ चले जाएं। जब मॉलिक्यूल्स और एटम एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास पहुंचते हैं तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है और फिर वो रेडिएट नहीं करेंगे। लेकिन ये एक एक्सट्रीम केस है। तो हम तक जितनी भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो रेडिएशन के ज़रिए पहुंचती है। इस इंफॉर्मेशन कैरियर्स के नाम आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं: रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रे। हमने इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम चार्ट बनाया हुआ है और हम ये देखते हैं कि कौन सी सोर्सेज किस किस्म की रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं। मसलन सूरज को ले लीजिए तो सूरज तकरीबन हर किस्म की रेडिएशन ही प्रोड्यूस कर रहा होता है और कुछ ऐसी रेडिएशन अगर वो नहीं भी प्रोड्यूस कर रहा तो कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज कर रही होती हैं। तो हम एक स्टार की तरफ चलते हैं और स्टार को विजिबल लाइट में देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो स्टार विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बीच में एक बादल है। अब उस बादल ने भी एक रंग लेना है, तो उसने कुछ रेडिएशंस, कुछ वेवलेंथ अपने पास रख ली। आपको वो वेवलेंथ यहाँ पर नजर आ रही है, ब्लैक कलर का आपको स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, उसमें वो वेवलेंथ नजर आ रही है जिस रंग को उसने अपने पास रखा है या और बादलों ने रखा है। और उसके बाद हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें स्टार का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, साथ बीच में जो जो चीज़ें आती हैं उनके क्लूज आते हैं और उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि बीच में एक बादल आया है। अब वो बादल किस चीज़ का बना हुआ है उसके बारे में भी हम बता सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हर एलिमेंट की एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। मैं आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट के एमिशन स्पेक्ट्रा दिखा रहा हूँ। तो उन स्पेक्ट्रा के हिंट हमें बड़े स्पेक्ट्रा में नज़र आ जाते हैं। अगर आप उन डब्बों को देख रहे हैं जो बिल्कुल खाली हैं और आपके ज़हन में सवाल होगा कि क्या इनके एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते और ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश नहीं करते, तो इस वजह से ये डब्बे आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं। मैं आपको लेकर आता हूँ इंफॉर्मेशन कैरियर्स की तरफ। आइंस्टाइन साहब आए और आइंस्टाइन साहब ने फील्ड थ्योरीज दी और उन्होंने बताया कि ये जो इंफॉर्मेशन कैरियर्स हैं ये हम तक स्पेस टाइम में होते हुए पहुंचते हैं। स्पेस टाइम एक मॉडल है जो कि खला को बयान करने के लिए बताया गया है। इसमें 3 डायमेंशनें स्पेस की हैं और 1 डायमेंशन टाइम की है और मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अगर आप इसको आसानी से देखना चाहें तो एक चादर की तरह देख सकते हैं, जिसके अंदर जब मैस या एनर्जी रखी जाती है तो एक कर्व मौजूद होता है, गड़ा पड़ जाता है और उस गढ़े की वजह से हमें मोशन नजर आता है। तो आप यहां पर स्पेस टाइम का एक मॉडल देख रहे हैं और जब इस स्पेस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वहां पर कुछ ऐसी खास किस्म की वेव्स हम तक पहुंचती हैं जिसे ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। तो अब एक तरफ तो हम ये कह रहे थे कि हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, लेकिन साथ साथ आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं और वो भी हमें किसी इवेंट के बारे में और किसी सेलेस्टियल बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। इस वक्त तक हम 70 मुख्तलिफ किस्म की सोर्सेज ढूंढ चुके हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस करती हैं। मसलन अगर कोई मैस किसी मैस के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है तो वो ग्रेविटेशनल वेव देगा। अगर किसी की स्पिन में बहुत चेंज आई है, रैपिड चेंज आई है, तो वो भी हमें ग्रेविटेशनल वेव दे सकता है। अगर दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, मर्ज करती हैं, तो वहाँ पर भी
ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। और इसी तरीके से क्वांटम फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस जो हुई, जो कि बिग बैंग थ्योरी के बाद हुई, वो भी हमें ग्रेविटेशनल वेव के ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो हमारे पास एक और मीडियम भी है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इस सदी से पहले हमें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इंफॉर्मेशन के और पैटर्न भी हमारे पास आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है। और हो सकता है मुस्तकबिल में हमें कुछ और चीज़ें भी ऐसी मिलें जो कि ग्रेविटेशनल स्पेक्ट्रम का हिस्सा भी ना हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल वेव दिखा रहा हूँ जो कि प्रोड्यूस हुई किसी वजह से, और वो जो रिपल्स आगे चले वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलेंगे। तो इनकी रफ्तार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रफ्तार एक जैसी है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और ये जितनी भी चीज़ें बीच में आएंगी उनको कंप्रेस और स्ट्रेच करती हुई जाएंगी। अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो ग्रेविटेशनल पर मेरी हाल ही वीडियो देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव एम्पलीट्यूड भी रखती है और फ्रिक्वेंसी भी रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या साउंड वेव्स रखती हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि ऑसिलेशंस और एम्पलीट्यूड हमें सोर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज हमारे पास दो सोलर मैसेज हैं, दो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडी है। एक हमारे 36 सूरजों के बराबर है, जैसे 36 सोलर मैसेज के बराबर है, और दूसरी 29। अब ये दोनों इकट्ठी हुई एक बन गई, लेकिन जो चीज इकट्ठी बनी उसका सोलर मैस है मर्जर के बाद 62। तो ये क्या, ये तो कम हो गया। बाकी मैस किधर गया? बाकी मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी उनका कुछ हिस्सा ग्रेविटेशनल वेव्स की तहत हम तक पहुंचा, क्योंकि हम जानते हैं कि E = mc²। तो जब एनर्जी हम तक पहुंचती है तो हम उसे डिटेक्ट भी कर सकते हैं। हमने बहुत से सेंसर्स बनाए जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करें। दो सेंसर्स तो हमें पता है कि अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत डिफरेंट ओरिएंटेशन से आती हैं। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ ओरिएंटेशन और मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशन वेव्स हैं वो हम तक आ रही हैं। जो सेंसर्स हमने बनाए हैं हम उनको ज़मीन पर एक ही डायरेक्शन में रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनसे लिमिटेड ग्रेविटेशनल वेव्स तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो ज़मीन से होती हुई गुजर जाती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सिमत मुख्तलिफ होती है, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, तो हमारे डिटेक्टर्स उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर दो डिटेक्टर्स दिखा रहा हूँ जो कि अमेरिका में मौजूद हैं। उसके अलावा यूके में एक डिटेक्टर बन रहा है जिससे इन डिटेक्टर्स को LIGO कहा जाता है, और जापान में भी एक डिटेक्टर बन रहा है। फ्यूचर में इंडिया में भी एक डिटेक्टर बनने जा रहा है जो कि मेरे ख्याल में शायद शुरू भी हो चुका है। तो ये वो डिटेक्टर्स हैं कि जो लो एम्पलीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लो एम्पलीट्यूड या इन डिटेक्टर्स को सेंसिटिव नहीं बनाएंगे तो हम बहुत दूर के इवेंट्स नहीं देख सकेंगे। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि अभी तक हमने 100 से ज़्यादा ग्रेविटेशनल वेव्स को रिसीव किया, और एक एप्लीकेशन भी है कैलटेक यूनिवर्सिटी की जिसमें आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आप हर मरतबा जब ग्रेविटेशन वेव ज़मीन से टकराती है तो वो आपको उसके बारे में बताएगा। और जो अभी तक ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो 100 सोलर मैसेज या उनसे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज से प्रोड्यूस हुई हैं। तो जो बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स, और जो बहुत दूर हैं तो उनसे जो ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक आ रही हैं हम अभी उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो हम एक विंडो में डिटेक्ट कर पा रहे हैं। हम ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और ना बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और अच्छा है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो बड़ी हैं वो हम तक ना पहुंचे। तो जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हो रहे होते हैं तो उनको बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स चाहिए आपस में मर्ज होने में, इतना टाइम है। और जब न्यूट्रॉन स्टार आपस में मर्ज हो रहे होते हैं तो उनको मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स चाहिए। तो अगर हम सेंसिटिव डिटेक्टर्स बना लें जो कि हमें पहले ही बता दें कि दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ग्रेविटेशन सेंसर इसलिए भी बनाना चाहते हैं क्योंकि गैलेक्सी के अंदर जो मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल है उनको भी स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि सजिटेरियस स्टार ए हमारी गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, हम उनको देखना चाहते हैं। हम वाइट डॉर्फ्स को स्टडी करना चाहते हैं। हम बिग बैंग के बाद जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनको सेंस करना चाहते हैं, उनको स्टडी करना चाहते हैं। और हम दूर की चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम करीब की चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और ग्रेविटेशनल वेव हमें बिल्कुल टाइम पर मिलेंगी, तो हम जैसे ही वो काम हो रहा होगा हम उसी वक्त उसको देखेंगे, हम उसको पहले प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकेंगे। ज़मीन पर जो डिटेक्टर बनाए गए हैं वो 4 किलोमीटर के 2 आर्म रखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमें सेंसिटिव
डिटेक्टर्स बनाने के लिए बड़े आर्म्स की ज़रूरत है और वो 40 किलोमीटर के कम से कम होने चाहिए। जब हम 40 किलोमीटर का एक आर्म बनाएंगे तो क्योंकि ज़मीन कर्व है तो उस आर्म को सीधा अलाइन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन पर नॉइज़ बहुत है। टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से सिस्मिक एक्टिविटी होती रहती है और सिस्मिक एक्टिविटी ग्रेविटेशनल वेव्स में नॉइज़ का किरदार अदा करती हैं। तो अब हम एक तो ज़मीन पर बहुत बड़े डिटेक्टर नहीं बना सकते, उसकी वजह ज़मीन की गुलाई है, और दूसरा ये कि ज़मीन के अंदर एक्टिविटी हो रही है तो उसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए हमने पूरा डिटेक्टर उठाया और उसको स्पेस में ले गए। स्पेस में हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसे लीज़ा कहा जाता है, जिसमें 3 स्पेस क्राफ्ट होंगे। 2 स्पेस क्राफ्ट के बीच में 5 मिलियन किलोमीटर का फासला होगा। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, लो फ्रिक्वेंसीज को देखेंगे, दूर की चीज़ों को देखेंगे, और उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हमें टाइम मिल जाएगा, हमारे पास बहुत पहले से वेव्स आना शुरू हो जाएंगी, तो हमें मर्जर से पहले, 2 ब्लैक होल के मर्जर से पहले ही पता चल जाएगा कि ये मर्जर इस डेट को या इतने सालों के बाद होने जा रहा है। तो हम टेलीस्कोप के ज़रिए उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं और हमें टाइम भी मिल जाएगा। बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है जो कि गैलीलियो ने फेस किया। गैलीलियो ने जब पहली मर्तबा टेलीस्कोप के जरिए आसमान को देखने की कोशिश की और विजिबल लाइट में चीज़ों को बनाने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो उस वक्त गैलीलियो को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और बहुत सी रेडिएशंस हैं जो कि हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम ग्रेविटेशन में बहुत बेसिक लेवल पर गैलीलियो का काम कर रहे हैं इस वक्त। अभी हमें मालूम नहीं है कि ग्रेविटेशनल वेव्स में हमें आगे और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि हमें डिटेक्टर ज़मीन के बाहर भी बनाने पड़ेंगे, जिस तरह लीज़ा है जो कि सूरज के गिर्द घूम रहा है, और इस तरीके से हमें और प्लैनेट्स पर जाकर भी ये डिटेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हमें चांद पर भी ये डिटेक्टर बनाने पड़ेंगे, हमें मरीख पर भी ये डिटेक्टर बनाने पड़ेंगे, ताकि हमारे पास जितने भी ग्रेविटेशनल डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और फिर हम और चीज़ों को डिटेक्ट करें और बिग बैंग को ज़रूर देखें कि वो किस तरीके से होगा। तो फ्यूचर की जो एस्ट्रोनॉमी है वो ग्रेविटेशनल वेव से है। अगर आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो हमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने अपनी इन फील्ड इक्वेशंस के ज़रिए ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रिडिक्शन की। उन्होंने बताया कि ऐसी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्पेस को स्ट्रेच और एक्सपैंड करती हैं। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर 2 गोल दायरे दिखा रहा हूँ जो कि स्ट्रेच हो रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहे हैं, इसी तरीके से आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जब 2 ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं तो वो स्पेस में ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करते हैं जो कि स्पेस को वॉर्प करते हैं। स्पेस और टाइम फिक्स्ड स्टेज नहीं है, बल्कि ये ऐसा फ्लेक्सिबल स्टेज है, बिल्कुल एक चादर की तरह, जिसमें लहरें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं जब भी इसमें कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, इर्ताश आता है। लेकिन इसके साथ साथ आइंस्टाइन का ये ख्याल था, अगर हमारे पास 2 इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मैंने सफ़ेद डब्बों के साथ दिखाए हैं और उन दोनों के बीच में पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जब ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम को वॉर्प करेंगी तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑसिलेट करेंगे, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे ऑसिलेट करेंगे, और इनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करेंगे। आपको एक विजुअल डिपिक्शन देने के लिए मैं यहाँ पर आपको ऑरेंज की मिसाल दे रहा हूँ। नीचे आप देख सकते हैं एक ग्रेविटेशनल वेव पास कर रही है, लेकिन जहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव 0 है, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ 0 है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर निकाल लूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकूँगा कि आप यहाँ पर देखें ग्रेविटेशनल वेव की स्ट्रेंथ 0 है, तो ऑरेंज की कतली, ऑरेंज का पीस अपने असल शक्ल में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो कि सर्कुलर है। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू होगा
तो अब आपको दोनों ऑरेंजेस में, क्योंकि इनकी पोलराइजेशन डिफरेंट है, इसलिए आपको स्ट्रेच डिफरेंट एंगल पर नज़र आएगा। लेकिन समझने के लिए ये एक अच्छी डिपिक्शन है कि ऑरेंज एक तरफ को स्ट्रेच होता जाएगा और दूसरी तरफ को स्क्वीज होगा, खिंचता चला जाएगा अंदर की तरफ, जबकि दूसरी तरफ बाहर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर ये वेव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डिक्लाइन करना शुरू होगी और जीरो की तरफ जाएगी और ऑरेंज की कतली अपनी ओरिजिनल शेप लेना शुरू कर देगी, जो कि सर्कुलर थी। लेकिन अब उसके साथ साथ नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जब जाएंगे तो ऑरेंज स्ट्रेच और स्क्वीज होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आप देखें तो ऑरेंज बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, जबकि अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, जबकि एक्सपैंड बाहर की तरफ हो रहा है। क्रॉस पोलराइजेशन में यही चीज आपको डिफरेंट एंगल पर नजर आएगी। और फिर हम जीरो स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे तो हमें सर्कुलर ऑरेंज नजर आएगा। तो जब भी एक ग्रेविटेशनल वेव पास करेगी ऑरेंज के थ्रू होगी तो ऑरेंज इस तरीके से डिफॉर्मेशन में जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशन वेव्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है हम तक पहुंचते इसलिए इस डिफॉर्मेशन के बारे में हमें पता नहीं चलता अपनी आम जिंदगी में। आइंस्टाइन का ये ख्याल था 1916 में कि ये वेव्स इतनी थोड़ी स्ट्रेंथ की हैं, इतनी कमज़ोर हैं कि इनको इंसान कभी भी नाप नहीं सकेगा, किसी भी आले के साथ इनकी मेजर नहीं कर सकेगा, इनकी मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। लेकिन 100 सालों के बाद, 99 सालों के बाद हमने आइंस्टाइन को गलत साबित किया और 2015 में हमने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर किया। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े साइंसदान की प्रेडिक्शन अगर हम 99 सालों में ओवरकम कर सकते हैं, तो जो चीज़ें आज हम समझ रहे हैं कि नामुमकिन होंगी, इंसान कभी उनको अचीव नहीं कर सकेगा, शायद अगले 50 सालों में उन चीज़ों को हम अचीव कर लेंगे। हमने जितनी भी यूनिवर्स को देखा था वो अपनी आंखों से और इंस्ट्रूमेंट से देखा था। वो सारी की सारी एक्सप्लोरेशन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए की थी, लाइट के जरिए की थी, गैमा रेस के जरिए की थी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, इनके जरिए इंफॉर्मेशन दूर दराज के इलाकों से, स्पेस के इलाकों से हम तक पहुंचती थी और उसको एनालाइज करके हम स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हम एक और किस्म की एस्ट्रोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हमें एक और किस्म की नॉलेज की स्ट्रीम मिल रही है जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। और इनमें दो किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती है कि वक्त किस तरीके से वॉर्प हो रहा है, कि वक्त किस तरीके से बदल रहा है और स्पेस किस तरीके से बदल रही है। वॉर्पिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम, उनमें किस तरीके से वेरिएशन आ रही है, ये हमारी कायनात के बारे में हमें बताती है। अभी हम बहुत शुरुआत में हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक क्या इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद हमारी ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ेगी और हम इस तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी के मुख्तलिफ टूल्स दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें हमने बनाई हैं, मुख्तलिफ किस्म की आँखें जो हमने बनाई हैं, जो कि स्पेस में भी हैं, हमारी टेलीस्कोप्स हैं और हमारे ऐसे स्टेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट बैंड्स को हर वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में हम तक पहुँच रही है, ये वेव्स उस वक्त जनरेट होती हैं जब चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जो किसी सूरज से, किसी दूर दराज के सितारे से हम तक आती हैं और फिर इनकी रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और मुख्तलिफ फिनोमिना के ज़रिए हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम इनके ज़रिए बहुत सा इल्म हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब मुझे शायद लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी में हम सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब हमें नए मीडियम की ज़रूरत है ताकि हम स्पेस को अपनी दूसरी आंखों से देख सकें, और वो मीडियम है ग्रेविटेशनल वेव्स जो कि हम तक आ रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत तो खैर उसी दिन हो गई थी जब हमने आसमान को देखना शुरू किया था अपनी आंखों से, लेकिन जब हमने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया तो ये बात है गैलीलियो की, जिन्होंने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए जुपिटर के मून की तस्वीरें बनाई, हमारे मून की तस्वीरें बनाई, बहुत से सियारों को देखा। तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अब बिल्कुल वही काम करने जा रहे हैं किप थॉर्न, क्योंकि किप थॉर्न इस वक्त वही काम कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए गैलीलियो ने किया। और किप थॉर्न
अब ऐसी टेलीस्कोप बना रहे हैं, अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं जो कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को देख सकें और इनके ज़रिए देख सकें कि हमारी यूनिवर्स में कहाँ कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये हम तक पहुँच रही हैं, और इसमें कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और ये कितने अरसे पुरानी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए जो सबसे पहले, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करेगा, वो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप दिया था रे वाइस ने, जो कि MIT के एक स्कॉलर हैं। और उनका जो ओरिजिनल पेपर था उसका एक प्रिंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास, उन्होंने ये बताया कि अगर हम एक लाइट की सोर्स ले लें, जिस तरीके से लेज़र की बात कर रहे हैं, और उसको पार्शियली रिफ्लेक्ट करें दो हिस्सों में, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऊपर चला जाए और इन दो मिरर्स के बीच में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू करे और इस तरफ चला जाए, तो जब भी कोई ग्रेविटेशनल वेव यहाँ से गुजर के जाएगी तो इन मिरर्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि वो या तो इसको स्क्वीज करेगी, कंप्रेस करेगी, या इनको एक्सपेंड करेगी। और उसकी वजह से हम अगर उस डिस्टेंस की वेरिएशन को किसी तरीके से मेयर कर सकें तो हम जान सकेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशन वेव मौजूद है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए यहाँ पर एक एनिमेशन का सहारा ले रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर ये सोर्स है और इससे हमारे पास लेज़र जनरेट हो रही है, और लेज़र पार्शली इस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, और पार्शली इस तरफ जा रही है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है और फिर इंटरफेयर करती है एक दूसरे से और इस डिटेक्टर पर पड़ती है। लेकिन अगर इन मिरर्स की पोजीशन बदलेगी तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंटरफेरेंस डिस्टर्ब होगी। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी तो अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करेगी, इसकी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब हमने पहली मर्तबा उसकी ब्राइटनेस मेजर की और उसके बाद जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव उसमें से गुजर के जाएगी तो फौरन इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी, और जिससे हम पकड़ लेंगे कि इस वक्त यहाँ से एक ग्रेविटेशनल वेव गुजर के जा रही है। इस मॉडल को फर्दर इम्प्रूव किया, जैसे ग्रेविटेशनल इंटरफेरोमीटर कहा जाता है। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 4 किलोमीटर का इसका ये आर्म है। जो ये लेंस है, इस लेंस से नीचे तक जो लेंस है, बीम स्प्लिटर है, उससे इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। इसी तरीके से ये आर्म भी 4 किलोमीटर है। तो एल शेप है, हर तरफ, दोनों तरफ 4-4 किलोमीटर का फासला है। और हमने कितनी स्ट्रेंथ मेयर करनी है मिरर की मूवमेंट की? 10⁻⁻17 मीटर्स। 4 किलोमीटर के अगेंस्ट हमने 10⁻⁻17 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर को मेयर करना। क्या ये हम मेयर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल था। जब किप थॉर्न को इस बारे में पता चला तो इनिशियली उन्होंने अपनी किताब, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, जो कि राइट साइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस किताब में उन्होंने लिखा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि इतनी छोटी मेजरमेंट हम ले सकें। लेकिन फिर उनको अपने ख्यालात को चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमने यही काम कर लिया। एक अंदाज़ा देने के लिए कि ये डिस्प्लेसमेंट मिरर की कितनी छोटी होगी, एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हमने 10⁻⁻17 तक जाना है और कुछ जगह पर 10⁻⁻21 भी लिखा हुआ है। तो हमने एटम के डायमीटर से भी कम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका मतलब यह है कि हमने न्यूक्लियस से भी छोटी मूवमेंट को मेजर करना है 4 किलोमीटर के आर्म में। तो मिरर 10⁻⁻17 मीटर अगर मूव करता है तो हमने उसको डिटेक्ट करना है, और 4 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। इसीलिए किप थॉर्न ने कहा कि एक बिल्कुल ही एब्सर्ड आइडिया है, ये नामुमकिन है। राय वाइस ने अपने इस पेपर में यह भी बताया कि कहां कहां से नॉइज आ सकती है, कहां कहां से ऐसे सिग्नल्स हमें मिल सकते हैं जो इस मेजरमेंट को ख़राब कर सकते हैं। और हमें इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्किंग की और उनके इस पूरे आर्किटेक्चर को फर्दर इम्प्रूव किया रोनाल्ड ड्राइवर ने। रोनाल्ड ड्राइवर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने इस इंटरफेरोमीटर बनाने की बुनियाद रखी।
उन्होंने इस इंटरफेरोमीटर के बीच में फेबरी पैरेट कैविटी का इस्तेमाल किया, जो कि हम लेज़र की जनरेशन में करते हैं। दोनों तरफ शीशे होते हैं, दोनों तरफ मिरर होते हैं और बीच में एक लेज़र लाइट ट्रैप होती है जो कि रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो स्टैंडिंग वेव्स देती है। मैं लेज़र में इसको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। इससे हमें इसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी मिलती है और साथ साथ हम बहुत जल्दी मिरर की डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकली इसमें जो मॉडिफिकेशंस की गई ताकि इसको बनाया जा सके, उसमें रोनाल्ड का बहुत बड़ा हाथ है और ये को फाउंडर हैं लीगो प्रोजेक्ट के, जिसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लीगो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। मैं बहुत से वीडियोस लीगो प्रोजेक्ट पर बना चुका हूँ। 4 किलोमीटर का एक आर्म है, आप देख सकते हैं। ये पूरा आर्म जो है वो 4 किलोमीटर का है और इसी तरीके से इस तरफ का आर्म भी 4 किलोमीटर का। 1000 साइंटिस्ट ने इसमें काम किया। 100 से ज़्यादा दुनिया के इंस्टीट्यूशंस इसके साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं और 14 से ज़्यादा नेशंस इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको ये बता चुका हूं कि तख्ती ने ग्रेविटेशनल वेव्स पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप बहुत सी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तख्ती का नाम लिखकर और ग्रेविटेशनल वेव का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर हमने 2015 में पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। 2 ब्लैक होल जब आपस में एक रक्स में जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मर्ज करना शुरू करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पेस और टाइम में मौजूद होती हैं और वो हम तक पहुंचती हैं। जब हम उनको डिटेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतने अरसे पहले 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज हुए और उन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट की। तो इस केस में जब 2015 में हमने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया तो ये 1.3 बिलियन ईयर्स पहले 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज हुए थे और उनसे प्रोड्यूस हुई थी। इनको 2 मुख्तलिफ जगहों पर लीगो लैब्स बनाकर डिटेक्ट किया गया। एक हैनफर्ड शहर अमेरिका का और एक लिविंगस्टन है। दोनों के बीच में तकरीबन 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों जगह पे जो सिग्नल मिले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इनको मैं आपको सुनवाऊंगा भी तो आपको अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल एक जैसे सिग्नल हमें मिले, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने पहली मर्तबा इन ब्लैक होल्स की आवाज़ को सुना है, हमने ग्रेविटी की आवाज़ को सुना है। तो इनका सफ़र कैसे हुआ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत दूर 2 ब्लैक होल्स जिन्हें बाइनरी ब्लैक होल्स कहा जा रहा था वो कंटिन्यूसली रक्स कर रहे थे और एनर्जी ज़ाया कर रहे थे ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मर्ज हुए। उनकी जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी वो उस गैलेक्सी से बाहर निकली जिस गैलेक्सी में ये ब्लैक होल आपस में मर्ज होने जा रहे थे। फिर वो इंटरगैलेक्टिक स्पेस से गुजरते हुए मिल्की वे तक पहुंचे। उनको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। 50,000 साल पहले वो मिल्की वे की बाउंड्री पर पहुंचे और फिर हम तक आते हुए उनको 50,000 साल लगे। हमारी दुनिया में ये वेव्स 14 सितंबर 2015 में डिटेक्ट हुई। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि लीगो ऑब्जर्वेटरी को हमने एक्टिव किया 11 सितंबर 2015 को। तो 11 सितंबर को जब हमने लीगो को अप किया, कैलिब्रेट किया, उसको एक्टिव किया, तो उसके 3 दिनों के बाद हमें पहली ग्रेविटेशन वेव्स मिली जो कि 1.3 बिलियन सालों पहले जो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हुए थे उनकी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो हमने बड़े टाइमली किया। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें दिसंबर 26 को 2015 में ही हमें और सिग्नल्स मिले। इन सिग्नल्स को भी डिटेक्ट किया गया, इनके डेटे को कलेक्ट किया गया और फिर डाटा एनालिसिस शुरू हो गए क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा काम होता है जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हैनफर्ड और लिविंगस्टन अमेरिका के 2 मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3030 किलोमीटर का है। तो ताकि हम किसी भी तरीके से नॉइज़ को ग्रेविटेशनल वेव्स डिक्लेयर ना कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ब्लैक होल जब आपस में करीब आए हैं तो हमारे पास इस किस्म के सिग्नल आ रहे हैं दोनों जगह पर। रेड कलर और ब्लू कलर के सिग्नल मैं आपको दिखा रहा हूँ। हैनफर्ड का सिग्नल रेड है और लिविंगस्टन का सिग्नल ब्लू है। और जब ये और करीब आए, मर्ज हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड बढ़ने शुरू हो गए और जब मर्ज कर गए
तो फिर इनके एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गए। दोनों जगह पर हमें एक ही चीज़ नज़र आई और हमने इन आवाज़ों को सुना भी। मैं आपको ये आवाज़ें सुनाना भी जा रहा हूँ। और 5 महीने के डाटा एनालिसिस के बाद डिक्लेयर किया गया। इसमें विर्गो एक और लैब है जिसने काम किया। उन्होंने वेव्स को तो डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मदद की 2015 में। और फिर इन तीनों साइट्स ने मिलकर अपने डाटा को जब कंपाइल किया तो इनका रिजल्ट ये था कि इन्होंने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव को सुना है और ऑब्जर्व किया है। और ये ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हुई दो ब्लैक होल्स के मर्ज होने में, जिनकी ताकत, जिनका साइज या मैस में अगर बात करें 29 सूरजों के बराबर एक ब्लैक होल का मैस था, 29 m। और नीचे मैंने सन इसलिए लिखा कि सूरज एक इकाई है मैस की। तो 29 सूरजों के बराबर एक ब्लैक होल का मैस था और 36 सूरजों के बराबर दूसरे ब्लैक होल का मैस था। जब वो मर्ज हुए तो जो ब्लैक होल हमारे पास बना वो 62 सूरजों के मैस के बराबर था। 3 सूरजों के मैस के बराबर जो एनर्जी थी वो ग्रेविटेशनल वेव्स में ट्रांसफॉर्म हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुंचती गई। ये एनर्जी 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कन्वर्ट हुई। तो अगर हम उस 10वें हिस्से में देखें, सिर्फ उस 10वें हिस्से में देखें 1 सेकंड के, तो उस वक्त इतनी पावर प्रोड्यूस हुई जो कि हमारी पूरी कायनात की एनर्जी के 50 गुना ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। लेकिन ये एनर्जी 50 यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है उसके बराबर है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना ज्यादा मैसिव एक्टिविटी होती है जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज करते हैं। और उसके बाद तो हमारे पास फिर वेव्स आना शुरू हो गई और हमने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपको यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल वेव्स की कैटलॉग दिखा रहा हूँ और अब हम इन सिग्नल्स को पढ़ते हैं और इनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। और मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इन वेव्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और इनको कैसे सुना जाता है, ग्रेविटी की आवाज़ कैसी होती है। क्योंकि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर चुके हैं तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं जो कि आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के इवेंट्स के बारे में बताएंगी। एक ऐसी ही एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स हैं। आप इसको अपने मोबाइल पर स्टोर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर ये आपको हमेशा उस वक्त बीप देगा जब कोई ना कोई ग्रेविटेशनल वेव हम डिटेक्ट करेंगे, LIGO डिटेक्ट करेगी और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है जिसे चिर्प कहा जाता है और ये भी आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताता है। तो अगर आप ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको ब्लैक होल्स के और न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जिंग के बारे में बताएगा। न्यूट्रॉन स्टार जब मर्ज करते हैं या कोलाइड करते हैं तो उस वक्त भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप अगर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर सिंपल ये है कि हमारे पास दो ब्लैक होल थे। एक ब्लैक होल तकरीबन हमारे सूरज के 80 गुना ज़्यादा मैस रखने वाला ब्लैक होल था। यहाँ पर सूरज का मैस का वर्टिकली आपको स्केल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक सूरज के बराबर मैस रखने वाला अगर न्यूट्रॉन स्टार होगा या ब्लैक होल होगा वो यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर 80 सूरजों के बराबर मैस रखने वाला ब्लैक होल ये था और तकरीबन 70 के करीब सूरजों का मैस रखने वाला ब्लैक होल ये था। ये दोनों ब्लैक होल मर्ज हुए और इन्होंने एक ऐसा ब्लैक होल बनाया जो तकरीबन 160 सूरजों के बराबर मैस रखता है, सोलर मैसेज रखता है। तो यहाँ पर इकाई सोलर मैस की है। इसी तरीके से आप इन दो ब्लैक होल्स का मर्ज भी देख सकते हैं, इन दो ब्लैक होल्स का मर्ज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ दिखा रहा हूँ ब्लैक होल्स जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप नीचे चले जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन भी दिखाई गई हैं और कुछ ऐसे इवेंट्स भी दिखाए गए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये इवेंट क्या है, इन्होंने क्या चीज़ें मर्ज हुई हैं और उन्होंने क्या बनाया। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक पहुँचे हैं तो हमें पता चला है कि कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है और उस पर रिसर्च की जा रही है। हमारे पास मेन 3 ऐसी ऑब्जर्वेटरी हैं, LIGO, विर्गो और कैगरा। कैगरा में हमारे पास 3 किलोमीटर लंबे डिटेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ये तीनों की तीनों
लैब्स को आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आगे फ्यूचर में हम बहुत सी ऐसी और टेलीस्कोप्स या इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को देख सकें। उनमें से एक है आइंस्टाइन टेलीस्कोप, जो कि ज़ेरे ज़मीन बनेगी। ज़मीन के नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एक साइड की जो लेंथ है, एक आर्म की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 आर्म नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एंड स्टेशन भी नज़र आ रहे हैं, आपको डिटेक्टर स्टेशन भी नज़र आ रहे हैं, आपको कंप्यूटिंग सेंटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसको एनालाइज करना होता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये ज़मीन के नीचे होगा, अंडरग्राउंड होगा, जो कि हम बनाने जा रहे हैं। और इसको बनाएंगे 2030 के बाद जाकर ये कंप्लीट होगी। और इसके बनने के बाद हम आज जिस स्ट्रेंथ की ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करें उससे 20 गुना ज़्यादा कमज़ोर ग्रेविटेशनल वेव्स को फ्यूचर में डिटेक्ट कर सकेंगे। तो उससे हमें और भी छोटे छोटे इवेंट्स जो कि हमारी कायनात में हो रहे हैं, या ऐसे इवेंट्स जो बड़े हैं लेकिन बहुत दूर हो रहे हैं और उनके सिग्नल्स आते आते बहुत कमज़ोर हो गए, उनके बारे में भी हमें पता चलता जाएगा। इसी तरीके से एक और डिटेक्टर जिसे कॉस्मिक एक्सप्लोरर कहा जाता है वो भी बनने जा रहा है, और आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। वो बिल्कुल एल शेप है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल लिगो डिटेक्टर बनाया गया तो वो बिल्कुल वैसा ही, उसमें ट्रायंगल नहीं है, आप उसे भी देख सकते हैं। जबकि हमारे पास जो आइंस्टाइन टेलीस्कोप है वो 150 मीटर ज़ेरे ज़मीन बनाई जा रही है। हम ग्रेविटेशनल वेव्स को 4 डिफरेंट बैंडविड्थ्स में मेजर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ कि जब न्यूट्रॉन स्टार मर्ज होते हैं या ब्लैक होल मर्ज होते हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और हम ग्राउंड बेस इंटरफेरोमीटर से उनको मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब हम और चीज़ों की तरफ जाते हैं, स्टेलर बाइनरीज की तरफ जाते हैं, या सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जब मर्ज करते हैं बड़े, तो उसके लिए हम फ्यूचर में एक और इंटरफेरोमीटर जो कि स्पेस बेस्ड इंटरफेरोमीटर है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि उन चीज़ों को मेजर कर सकेगा। फिर हम पल्सार टाइमिंग एरे, एक और टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ग्रेविटेशन वेव्स को मेजर करते हैं, और फिर हम बैकग्राउंड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ज़रिए भी इनको मेजर करते हैं ग्रेविटेशन वेव्स को। इन दोनों को किसी और वीडियोस में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन इन दो जो पहले दो हैं ग्राउंड बेस और स्पेस बेस इंटरफेरोमीटर, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट बैंड होते हैं ग्रेविटेशन वेव्स के। मिली सेकेंड बैंड होता है जिसमें हम ग्राउंड बेस्ड इंटरफेरोमीटर काम कर रहे थे। इसी तरीके से वो वेव्स जो मिनट टू आवर इंफॉर्मेशन हमें देती हैं इस बैंड में लाइक करेंगी, उनके लिए हमें स्पेस में ऐसे इंटरफेरोमीटर बनाने पड़ेंगे। फिर ईयर्स टू डेकेड्स हैं, 10 साल से 1 साल के बीच में जो बैंड्स हैं उनके लिए भी हमें पल्सेटिंग टाइमिंग एरे, जिसको किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, वो बना रहे हैं। और CMB की पोलराइजेशन की बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के पीरियड्स पे मुहित ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। एक और जाविये से अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ये हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करी हैं वो ऊपर सोर्सेज हैं, नीचे डिटेक्टर्स हैं। तो आप अगर देखें तो क्वांटम फ्लक्चुएशन इन अर्ली यूनिवर्स, जब बिग बैंग हुआ था उस वक्त की क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लिए हम चारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स या सुपरनोवा के लिए अपने डिटेक्टर बनाने हैं तो वो टेरेस्ट्रियल इंटरफेरोमीटर्स होंगे, जिस तरह लिगो मैंने आपको दिखाया। अगर आपने कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कैप्चर्ड बाय सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के लिए करने हैं तो फिर आपको स्पेस बेस की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो दोनों से आप मेजर कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक से, जिस तरीके से पल्सार टाइमिंग है एरे है, इसके जरिए आप मेजर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इनकी वेवलेंथ्स भी दिखा दी गई हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी दिखाई गई है। तो आप 4 तरीके से ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आखिर में हम डिस्कस करेंगे लीज़ा, जो कि लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना है, जो कि स्पेस में यूज़ होगा, ट्रायंगल की शेप का होगा। 3 स्पेस क्राफ्ट इसके लिए इस्तेमाल होंगे। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि 5 मिलियन किलोमीटर्स उनके बीच में, एक विंग के बीच में डिस्टेंस है। जबकि इसका असूल बिल्कुल वही है जो लीगो का असूल था। और ज़मीन के साथ ये तीनों स्पेस स्टेशन सूरज का चक्कर लगाएंगे ज़मीन के साथ और डिटेक्ट करते रहेंगे ग्रेविटेशन वेव्स को। जो एंगल्स हैं वो हमेशा इनके कांस्टेंट रहेंगे। तो 2030 के बाद, यानी उससे आगे 2040 तक हम ये ग्रेविटेशनल डिटेक्टर बनाने जा रहे हैं स्पेस में, जिसे लीज़ा कहा जाता है, और इसके ज़रिए हम स्पेस की एक्टिविटी को देख सकेंगे। अज्यूम कीजिए कि आप एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं, तो आप देखेंगे कि पत्थर से, जहाँ पत्थर गिरा है वहाँ से आपको एक लहर निकलती हुई नजर आएगी।
जो कि हर तरफ को फैल जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब आपने पानी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की तो वहां से आपको एक वेव मिली, लेकिन वेव सिर्फ पानी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने से नहीं मिलती। अगर आप हवा में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, कोई सोर्स होगी जो हवा में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करे, तो वहां पर भी आपको एक वेव मिलेगी। और अगर आप हवा से निकलकर स्पेस में जाएंगे और स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ कोई ऐसी सोर्स होगी जो कि स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पर भी आपको वेव मिलेगी और उस वेव को हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो ब्लैक होल्स का रक्स दिखा रहा हूँ। ये बाइनरी ब्लैक होल्स होते हैं जो एक दूसरे के करीब आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करीब आते आते ये एक ना ख़त्म होने वाले रक्स में जकड़े जाते हैं और उसके बाद इन्होंने इकट्ठे हो जाना है, मिल जाना है, एक ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन जब ये आपस में रक्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो उस वक्त स्पेस टाइम में रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिस तरह के तालाब में रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। और वो रिपल्स दूर तक ट्रैवल करते हैं। कई रिपल्स हमारी ज़मीन तक भी आते हैं। इन रिपल्स से बनने वाली वेव्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दो ब्लैक होल्स दिखा रहा हूँ जो कि एक दूसरे के गिर्द रक्स कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ग्रेविटेशनल वेव की एक एनिमेशन भी देख सकते हैं। स्पेस टाइम में से गुजर रही है, इसका मतलब ये है कि ये टाइम और स्पेस दोनों को कभी श्रिंक करेगी और कभी एक्सपैंड करेगी। इनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड के साथ ग्रेविटेशनल वेव भी ट्रैवल करती है। और अगर दो ब्लैक होल आपस में रक्स करते हुए मर्ज करते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उससे कहीं ज़्यादा है जितनी एनर्जी तमाम सितारे, हमारे यूनिवर्स में तमाम सितारे रोशनी की सूरत में हमें देते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना हाई एनर्जी एक इवेंट होता है जब भी दो ब्लैक होल इस तरीके से करीब आते हैं। और जब वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये स्पेस टाइम है और इसमें से ग्रेविटेशनल वेव गुजर रही है। तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल ऐसे जैसे ऑसिलेशंस हो रही हैं इसके अंदर, साइनोसॉइडल वेव गुजर रही है, बिल्कुल आपको वैसी ही मूवमेंट्स नज़र आ रही होंगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास ये एक स्पेस टाइम है, ये आप गुजारा देख रहे हैं बीच में, इस स्पेस टाइम का एक चंक ले लिया है, एक हिस्सा ले लिया। जब ग्रेविटेशनल वेव का एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, उस वक्त स्पेस टाइम नॉर्मल होगी। लेकिन जब ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड या क्रस्ट की तरफ पहुंचेगा, आप देख सकते हैं इसकी पॉजिटिव पीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्पेस टाइम को लेफ्ट और राइट से ऐसे लग रहा है जैसे हमने कंप्रेस कर दिया, जबकि ऊपर और नीचे से वो चीज़ बाहर की तरफ निकल गई, एलोंगेट हो गई है। जब दोबारा एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा तो स्पेस टाइम दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव पीक की तरफ जाएंगे तो अब ऊपर और नीचे से कंप्रेस होगा स्पेस टाइम और लेफ्ट और राइट को निकल जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। और फिर हमारे पास जब ये एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा तो दोबारा स्पेस टाइम नॉर्मल हो जाएगा। अब एक वेव जब गुजर रही है और उसके बीच जो भी स्पेस टाइम और उसमें जो भी चीज़ मौजूद है, मसलन ज़मीन मौजूद है, तो जब वेव उसमें से पास करती है तो ज़मीन अपनी ओरिजिनल शेप लेगी, फिर वो एक तरफ से कंप्रेस होगी, फिर वो ओरिजिनल शेप लेगी, फिर वो दूसरी तरफ से कंप्रेस होगी, फिर वो ओरिजिनल शेप लेगी। तो ये सिर्फ मैंने आपको स्पेस का बताया है, लेकिन इसका इफेक्ट टाइम पर भी होता है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, एक साइकिल दिखाया ग्रेविटेशनल वेव का। तो एक साइकिल के गुजरने में आप देखिए कि स्पेस टाइम नॉर्मल है। उसके बाद जैसे मेरे पास पॉजिटिव पीक आई, मेरे पास क्रस्ट आया, तो दोनों तरफ से लेफ्ट और साइड से ऐसे लगता है कि हमने इसको कंप्रेस कर दिया ज़मीन को, और ज़मीन की साख्त चेंज होगी, ऊपर और नीचे को बढ़ गई, एलोंगेट हो गई। अब फिर मेरे पास ज़ीरो एम्पलीट्यूड आया तो दोबारा ज़मीन नॉर्मल हो गई। फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड आया तो अब दूसरी तरफ यही हाल हुआ, ऊपर और नीचे से कंप्रेस किया और लेफ़्ट और राइट को ज़मीन बढ़ गई, एलोंगेट कर गई। तो फिर हमारे पास जब ज़ीरो एम्पलीट्यूड आया तो ज़मीन नॉर्मल होगी। अब अगर वेव्स गुजरती जा रही हैं तो ज़मीन इसी तरीके से श्रिंक कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, श्रिंक कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, श्रिंक कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। इस वक्त तक जितनी भी ग्रेविटेशनल वेव्स हमने एक्सपीरियंस की हैं वो बहुत थोड़े मैग्नीट्यूड की थी, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इमेजिन करें कि अगर एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की ग्रेविटेशनल वेव गुजरे तो उसके बाद ज़मीन की क्या हालत होगी और ज़मीन पर रहने वालों की क्या हालत होगी। क्या ज़मीन पर आपको इस तरीके के खेत नज़र आना शुरू हो जाएंगे?
क्या ज़मीन के ब्रिजेस आपको ऐसे नज़र आना शुरू होंगे, क्योंकि वो स्क्वीज़ भी कर रहे हैं, वो कंप्रेस भी हो रहे हैं और वो फैल भी रहे हैं। और ये काम स्पीड ऑफ लाइट की तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ग्रेविटेशनल वेव की, वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ये ट्रैवल करती है। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ग्रेविटेशनल वेव का जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो वो ज़मीन पर किस किस्म की तबाही ला सकती है। लेकिन इसको मेयर करने के लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स को मेयर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जर्वेटरीज बना रहे हैं, जिसमें लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जिसे लाइगो कहा जाता है। और इस वक्त लाइगो के 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरी दुनिया में। लेकिन सबसे पहले इसको हैनफर्ड और लिविंगस्टन में बनाया गया, जो अमेरिका के 2 इलाके हैं। और यहाँ पर ये बहुत दूर हैं एक दूसरे से, और यहाँ पर हमने पैरेलल में इंडिपेंडेंटली ग्रेविटेशन वेव को मेजर किया, क्योंकि हमें ये लगा कि 2 ब्लैक होल्स जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो रक्स में थे और वो एक दूसरे में मर्ज करने वाले थे। और जब उन्होंने मर्ज किया तो हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर किया। ये याद रहे कि वो माजी में मर्ज कर चुके होंगे, लेकिन उनसे आने वाली जो लाइट थी और जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी वो अब हमारे पास पहुंची हैं। तो जब हमने विर्गो में, ये विर्गो है यूरोप में, लिविंगस्टन और हैनफर्ड में, तीनों जगह पर इनको मेजर किया, ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर किया और आपस में कंपैरिजन किया, तो हमारे लिए बहुत हैरानकुन नताइज थे, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इनको मेजर करने के लिए हमें एक एल शेप स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या करते हैं, इसके एंड पर 2 मिरर्स हैं। यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर एक मिरर है, और यहाँ पर मैं लेज़र बीम इंजेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एक पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर रखा हुआ है हमने, जो कि कुछ बीम को इधर रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को इधर कर देता है। और ये दोनों बीम्स 4 किलोमीटर का डिस्टेंस लेती हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है। एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल करके ये मिरर से टकराती हैं, वापस आती हैं और आकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देती हैं। तो मेरे पास जो स्क्रीन है उस पर एक डॉट आ जाता है, आप देख सकते हैं ये डॉट आ रहा है। लेकिन जब इस पूरे चैनल से ग्रेविटेशनल वेव गुजरेगी तो वो क्या करेगी, वो स्पेस को कभी बढ़ाएगी कभी कम करेगी, और वो दोनों ब्रांचेस पर एक जैसी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए हो सकता है कि वो इस ब्रांच को बड़ा कर दे, इस ब्रांच को छोटा कर दे, या इसको बड़ा कर दे, इसको छोटा कर दे। तो उस वजह से जो हम तक वापस रिफ्लेक्ट होकर लेज़र पहुंचेगी, अब वो इन फेज नहीं होगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करेगी, बल्कि अब उसमें कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही होगी। तो हमें वो धब्बा या वो स्पॉट आहिस्ता आहिस्ता मदम होता हुआ नजर आएगा, जिससे हमें फ़ौरन पता चलेगा कि इस वक्त ग्रेविटेशनल वेव हम तक पहुंच रही है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये लाइगो ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर की टनल है। इस टनल में वैक्यूम होता है और इसके एंड पर मिरर लगा होता है, जबकि लेज़र को यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है। तो फिजिकली आप इसको देख सकते हैं, और मैंने आपको इसकी डिटेल भी बता दिया। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस पूरे 4 किलोमीटर की जो ब्रांच है, इसमें अगर एक एटम के न्यूक्लियस के 1000वें हिस्से से भी छोटा, 1000वें हिस्से के बराबर या उससे भी छोटा अगर थोड़ी सी भी चेंज आएगी ग्रेविटेशनल वेव की वजह से डिस्टेंस में, तो ये फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगी, फ़ौरन इंटरफेरेंस पैटर्न बदलना शुरू हो जाएंगे और हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव आ रही है या हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है। और इस पूरी ऑब्जर्वेटरी में ग्रेविटेशनल वेव्स को साउंड वेव्स में बदला जाता है और फिर उन्हें सुना जाता है। उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ चिर्प होती है, चिड़िया जैसी आवाज़ होती है। तो हमारे पास 2 ब्लैक होल हैं, आपस में रक्स में है, तो उनसे जो ग्रेविटेशनल वेव है वो इस तरीके से हम तक पहुंच रही है। आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट इनका एम्पलीट्यूड है। जब वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गए, और जब वो एक दूसरे में मर्ज करते हैं तो उस वक्त आप देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और उसके बाद एम्पलीट्यूड फिर डिके कर जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने किस तरीके से उनके एम्पलीट्यूड्स देखे हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स हैं जिनकी हमने फिल्ट्रेशन की है, लेकिन ये वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जब वो मर्ज करने वाले हैं तो आपके पास एम्पलीट्यूड कम है, जब वो मर्ज कर रहे हैं तो आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और जब वो मर्ज बिल्कुल कर रहे होते तो उस वक्त मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ये तीनों चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की एक ही वक्त में, तीनों लेबॉर्ट्रीज़ में, तीनों ऑब्जर्वेटरीज़ में
जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब डिटेक्ट हुई ग्रेविटेशनल वेव तो आपको उसी टाइम पर इस किस्म की शेप मिली सिग्नल की। यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर भी आपको वैसी शेप मिली, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आपको वैसी शेप मिली। अगर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देखें तो आप देखें आपको इस तरह का बैंड मिला, यहाँ पर आपको इस तरीके का बैंड मिला, मिलते जुलते बैंड है, और यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वैसा ही बैंड मिला। तो इससे अंदाज़ा हुआ, और उनकी जब हमने सिग्नल टू नॉइज रेशियो देखी तो वो भी एक जैसी थी। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि हमें एक ग्रेविटेशनल वेव का सामना हुआ है जो कि ज़मीन में से गुजरी है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इतना कम था कि फिज़िकली हमें ज़मीन पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आई। फिज़िकली हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सके, अपनी आँखों से, अपनी सेंसर से हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सके। मैं आपको इन टनल्स के एंड पर लगे हुए शीशे भी दिखा रहा हूँ, जो कि आप मिरर्स देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट करते हैं। और इन मिरर्स की रेजोल्यूशन क्या है, ये इतने फाइन मिरर्स हैं कि ये 3 मिलियन फोटॉन्स में, 30 लाख फोटॉन में सिर्फ एक फोटॉन को ऑब्जॉर्व करते हैं, बाकी 30 लाख माइनस एक फोटॉन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इतने ज़बरदस्त ये रिफ्लेक्टर्स हैं जिनमें हमें लॉसेस बिल्कुल भी नहीं मिलते। आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टर्स मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, और इनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है वो भी आप देख रहे हैं। इसी तरीके से जो टनल होती है उसको भी हम अंदर से देख रहे हैं। तो ये टनल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसमें वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में सारा का सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। दोबारा आते हैं जिम खलीली के उस सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि उन्होंने टाइम डायलेशन को मालूम करने के लिए, हर बंदे के लिए टाइम डायलेशन को मालूम करने के लिए कि वो कितनी जल्दी एज कर रहा है, उसको मालूम करने के लिए बनाया था। लेकिन उसके जो रिज़ल्ट है वो बड़े हैरत अंगेज़ थे। और फिर जिम खलीली को यह अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़े फैक्टर को मिस कर दिया, क्योंकि ग्रेविटी तो वक्त पर असर डालती है, वक्त की रफ्तार पर असर डालती है, लेकिन स्पीड भी वक्त की रफ्तार पर असर डालती है। अगर एक क्लॉक आप खड़े हुए ज़ेबरे के ऊपर रखें और एक क्लॉक भागते हुए बच्चे के ऊपर रखें तो भागते हुए बच्चे का क्लॉक थोड़ा सा स्लो होगा। ये टाइम बहुत कम होता है, ये नैनो सेकेंड्स में भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम स्लो हो जाता है। एटॉमिक क्लॉक से हमें पता चलता है। अगर वही क्लॉक हम उठाकर जहाज़ पर रख दें तो टाइम और थोड़ा स्लो हो जाएगा। जितनी स्पीड होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जिसमें क्लॉक मौजूद है, उतना ही ज़्यादा क्लॉक स्लो टिक करेगा। तो हमारी ज़मीन घूम रही होती है, पोल्स में इसकी जो स्पीड होती है वो ज़ीरो होती है, पोल्स पर तो नहीं घूम रही, लेकिन इक्वेटर पर ये 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रही होती है। इसका मतलब ये है कि टाइम इक्वेटर पर स्लो होगा और पोल्स पर टाइम की रफ्तार तेज़ होगी। तो हमने ग्रेविटी का तो फैक्टर बीच में डाल दिया, सॉफ्टवेयर के इक्वेशंस डाल दी, लेकिन रोटेशनल स्पीड की इक्वेशंस नहीं डाली। तो यहाँ पर इक्वेटर पर ग्रेविटी लो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक घड़ी ले लें तो वो नॉर्मल टिक करेगी। सपोज हम अज्यूम करते हैं कि वो टिक कर रही है और उसको हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन अगर इसी घड़ी को मैं पोल पर ले जाऊंगा तो अब वो स्लो हो जाएगी, उसकी टिक स्लो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है। उसी घड़ी को जब हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेटर में और उस पर स्पीड का इफेक्ट देखेंगे तो स्पीड क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर वो स्लो टिक करेगी, लेकिन जब मैं उसको पोल पर ले जाऊँगा तो यहाँ पर तो ज़ीरो स्पीड है, तो यहाँ पर वो इक्वेटर से ज़्यादा स्पीड से तेज़ी से टिक करेगी। तो दोनों चीज़ों को अगर मैंने शादी के बाद में, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैंने ये भी देखना है कि इसकी ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन कितनी है और इसकी रोटेशनल स्पीड जो ज़मीन की है उसकी वजह से टाइम डायलेशन कितनी है, और उन दोनों का ऐड करके मुझे पता चलेगा कि मेरा क्लॉक कितनी तेज़ी से टिक कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जब जहाज़ में हम बैठे हैं तो उस वक्त अगर हमने नेट टाइम डायलेशन देखनी है तो उसकी ग्रेविटी को भी देखेंगे, क्योंकि जहाज़ ज़मीन से ऊपर उड़ रहा है वहाँ पर ग्रेविटी कम होगी, इसलिए आपके पास यहाँ पर टाइम तेज़ी से टिक करेगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन क्योंकि वो रफ्तार तेज़ है उसकी, तो इस वजह से टाइम स्लो टिक करेगा क्योंकि उसकी रफ्तार तेज़ है। तो आपने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करना और फिर आपके पास नेट टिक आएगी, नेट रफ्तार आएगी टाइम की कि वो कितनी तेज़ी से टिक करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम ज़मीन पर खड़े हैं तो अब ग्रेविटी ज़्यादा है तो ग्रेविटी की वजह से आपकी घड़ी कम स्लो टिक करेगी, कम नहीं स्लो टिक करेगी, लेकिन क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है इस वजह से आपकी घड़ी तेज़ टिक करेगी। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास नेट टाइम डायलेशन आएगी। और अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं तो अब इस सिचुएशन में स्पीड की वजह से भी स्लो टिक करेगी और ग्रेविटी की वजह से स्लो टिक करेगी। तो इस वजह से जब आप
ट्रेन में बैठे तो आपका टाइम सबसे ज़्यादा स्लो गुजरेगा। गोया कि ये नैनो सेकेंड्स में फैक्टर्स आते हैं जिनका हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। तो जब जिम खलीली ने ये दोनों फैक्टर्स इंक्लूड किए तो उनकी टाइम डायलेशन की इक्वेशंस ठीक काम करना शुरू हो गई और उस सॉफ्टवेयर ने भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जवाब देना शुरू कर दिया। आप उस सॉफ्टवेयर को गूगल ऐप्स में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका नाम है टाइम वॉर्पर, WARPER, टाइम TIME और टाइम वॉर्पर, टाइम को वॉर्प करने वाला सॉफ्टवेयर। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत से साइंसदान ग्रेविटी पर काम कर रहे हैं। उनमें किप थॉर्न हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है, और इंटरस्टेलर मूवी में जितनी भी साइंटिफिक डिपिक्शंस दी गई हैं उनके पीछे जो रिसर्च है वो इनकी है। और इन्होंने बहुत से ऐसे लेक्चर्स दिए हैं जिसमें इन्होंने इंटरस्टेलर की जो मूवी है उसमें जो ब्लैक होल की साइंस यूज़ हुई है उसके बारे में लोगों को डिटेल में बताया, रिलेटिविटी के बारे में डिटेल में बताया। इनका ये कहना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस ग्रेविटी। तो जहाँ पर टाइम तेज़ी से फ्लो करता है वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, और जहाँ पर टाइम स्लो फ्लो करता है वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है। तो इन्होंने और एंगल से देखा, एक फिलोसॉफिकल हमें डेफिनेशन दी है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इट इज़ द नेचर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स टू फाइंड अ प्लेस वेयर टाइम रन स्लो। तो हर चीज़ की फितरत है, हर ऑब्जेक्ट की फितरत है कि वो ऐसी तरफ जाता है, माइल होता है जहाँ पर वक्त स्लो गुजरता है। और हम ये जानते हैं कि सूरज में वक्त स्लो गुजरता है क्योंकि सूरज की ग्रेविटी ज़्यादा है। तो आप सूरज के गिर्द कोई चीज़ छोड़ेंगे तो वो सूरज के गिर्द घूमती रहेगी। ये उसकी नेचर है कि उसने ऐसी जगह को ढूंढना है जहाँ पर टाइम स्लो गुजरे। अगर ज़मीन के गिर्द कोई चीज़ छोड़ेंगे तो वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा या उसके मदार में घुस जाएगा, क्योंकि उसकी नेचर है कि उसने उस जगह को तलाश करना है जहाँ पर टाइम स्लो है। तो ये हमारी यूनिवर्स का एक हिडन प्रिंसिपल है जो कि किप थॉर्न ने हमें दिया है कि चीज़ें फितरतन उस तरफ जाती हैं जहाँ पर वक्त स्लो होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने टाइम डायलेशन को भी देखा, हमने उस पर स्पीड के इफेक्ट भी देखे, हमने उस पर ग्रेविटी के इफेक्ट भी देखे, और साथ हमने ये भी देखा कि अगर किसी एक जगह पर हमने टाइम डायलेशन देखनी है तो उसमें मल्टीपल इफेक्ट्स को ऐड करना पड़ता है। हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को भी देखा और ये भी देखा कि स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस होती है और उसको LIGO के ज़रिए हम कैसे डिटरमिन करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, और इन ग्रेविटेशनल वेव्स के हम पर क्या असरात हो सकते हैं। 2015 के अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि आइंस्टाइन की 100 साल पुरानी प्रेडिक्शन सही साबित हुई और साइंसदानों ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर लिया। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं और आइंस्टाइन ने क्या प्रेडिक्शन की थी, आज हम इस प्रेजेंटेशन में ये जानेंगे। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया था, उसके मैथमेटिक्स में एक चीज़ बताई गई थी जिसे साइंसदानों ने 100 साल के बाद सही जाना। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि ग्रेविटी को हम स्पेस टाइम फैब्रिक के तौर पर अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास सारी की सारी खला, सारी की सारी स्पेस जो है उसके ऊपर एक जाल बिछा हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और इसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसकी डायमेंशंस 4 हैं, 3 स्पेस की XYZ और चौथी डायमेंशन टाइम की, पर हमने इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 डायमेंशंस में ड्रॉ किया है, स्पेस की एक डायमेंशन और टाइम की एक डायमेंशन। तो ये एक जाल बन गया, एक नेट बन गया। अब इस नेट में जहां पर मैं ऐसे हैवी बॉडीज प्लेस करूंगा जिनका बहुत ज़्यादा, जिनकी ग्रेविटी होगी, तो ये जाल जो है वो नीचे को हो जाएगा, इसमें एक कर्व आ जाएगा, इसमें एक बेंड आ जाएगा उनकी ग्रेविटी की वजह से। मसलन इसमें मैं ज़मीन रखता हूँ, तो जैसे ही मैंने ज़मीन रखी, ज़मीन की क्योंकि ग्रेविटी थी, तो ग्रेविटी ने स्पेस टाइम के इस जाल को, इस फैब्रिक को बेंड कर दिया। यहाँ से आप देखें ये बेंड हो चुका है, कर्व हो चुका है। इसी तरीके से चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है और न्यूटन ये कहता है कि वो ग्रेविटी की वजह से घूमता है, जबकि आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर हम ज़मीन को देखें तो ज़मीन ने स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा बेंड डाला है, एक बहुत बड़ा गड्ढा डाला है, और चांद ने छोटा बेंड डाला है।
अब इस बड़े बेंड की स्लोप की वजह से चांद जमीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा एक वेलोसिटी के साथ। इस थ्योरी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। अब हम बड़ी बॉडीज की तरफ आते हैं, मसलन स्टार्स हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि देखें यहाँ पर ये हमारे पास स्पेस टाइम का एक फैब्रिक है और इसमें हमने एक स्टार प्लेस किया है। तो देखें नीचे छोटा सा बैंड आया क्योंकि इस स्टार की ग्रेविटी जो है वो कम है। वाइट डॉर्फ, जो कि जब स्टार्स बूढ़े हो जाते हैं तो वाइट डॉर्फ बनते हैं, उनकी ग्रेविटी आम स्टार से ज़्यादा होता है। तो आप देखें यहाँ पर बैंड जो है वो ज़्यादा है स्पेस टाइम में। इसी तरीके से न्यूट्रॉन स्टार जो है उनका बैंड इनसे भी ज़्यादा है। ये भी स्टार के साइकिल में जाते जाते बनते हैं और जब स्टार ब्लैक होल में बदलता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से स्पेस टाइम में उनका जो बैंड है, जो कर्वेचर है, वो भी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी जितनी ग्रेविटी होगी उतना बड़ा बैंड होगा, उतना बड़ा स्पेस टाइम में कर्वेचर होगा उनका। ये हमें आइंस्टाइन ने बताया और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी। आइंस्टाइन ने हमें एक और चीज़ भी बताई, ये उनके मैथमेटिक्स से साबित होता है कि ऐसी बॉडीज़ भी हैं सेलेस्टियल जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती हैं और उनमें से लाइट जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। हम इसको आज ब्लैक होल कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अलग एक वीडियो बनाई है। आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स ये कहता था कि जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के पास आते हैं तो वो बहुत तेज स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के गिर्द। इसको हम डांस ऑफ ब्लैक होल्स भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो ब्लैक होल्स दिखाए हैं। एक का मैस जो है वो है 30 सोलर मैसेस के इक्वल। इसका मतलब यह है कि 30 सूरज, 30 सन जो हमारे हैं उनके बराबर इस बड़े ब्लैक होल का मैस है। और ये जो छोटा ब्लैक होल है इसका मैस जो है वो 20 सोलर मैसेस के इक्वल है। यानी अगर हम अपने 20 सूरज जोड़ें तो उन 20 सूरज जो है उनका जो मैस होगा वो इस ब्लैक होल के मैस के बराबर है। ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और अब बड़ा ब्लैक होल इस छोटे ब्लैक होल को अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट से कुछ कम तेजी से मूव कर रहे हैं और इनके मूवमेंट की वजह से बहुत बड़ी बड़ी स्पेस टाइम जो फैब्रिक है उसमें लहरें पैदा हो रही हैं, उसमें रिपल्स पैदा हो रहे हैं। कैसे रिपल्स? मसलन अगर आप एक एग्जांपल लें, कश्ती है जो पानी में गोल गोल घूम रही है बड़ी तेजी से, तो आप देख रहे हैं ना कि पानी में आपको लहरें नजर आ रही हैं, रिपल्स नजर आ रहे हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से स्पेस टाइम में जब ब्लैक होल्स एक दूसरे के गिर्द करीब आ जाते हैं और वो एक दूसरे के गिर्द बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं और ये ब्लैक होल जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी खास मैं बात करूं, ये 1.3 बिलियन ईयर्स अवे हैं, यानी हम पास्ट में देख रहे हैं। तकरीबन 1.3 अरब साल पुराने ब्लैक होल्स हम देख रहे हैं और जो कि एक दूसरे के गिर्द बहुत तेजी से घूम रहे हैं। तो उनसे वेव्स जनरेट हो रही हैं क्योंकि स्पेस टाइम में रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इन वेव्स को हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं और ये बाहर की तरफ जा रही हैं, यानी ये खला में फैल रही हैं, स्पेस में फैल रही हैं और ये पानी की तरह बाहर की तरफ जा रही हैं। इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम ये होगा कि एक वक्त में बहुत साल बाद ये दोनों ब्लैक होल्स मर्ज हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और एक ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उस वक्त भी एक बहुत बड़ी शॉक वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि ये वेव्स जब जनरेट होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं तो ये स्पेस टाइम, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेट है और इसमें एक वेव ट्रैवल कर रही है, तो ये स्पेस टाइम वेव है। इसकी अपनी खसूसियात हैं जो मैं आगे बताऊंगा और बड़ी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं इस वेव की। इन वेव्स को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है? हम कैसे बता सकते हैं कि आइंस्टाइन ने अगर ऐसी बात की थी तो वाकई जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब घूम रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो जनरेट होती भी हैं कि नहीं? इस चीज़ को साबित करने के लिए साइंसदानों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि वो कुछ ऐसे डिटेक्टर्स लगाएं जो कि स्पेस में हो और वो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को रीड करें, मेजर करें और फिर कोशिश करें उससे अंदाज़ा लगाने की कि वो ब्लैक होल्स जो हैं वो इनको जनरेट कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने पहले सोचा कि वो खला में डिटेक्टर्स लगाएं और उन डिटेक्टर से इन वेव्स को डिटेक्ट करें। अब इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि ये वेव्स हमसे बहुत दूर हैं। मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन अरबों साल पुरानी वेव्स हैं
जो जनरेट हो रही हैं, और हम तक आते आते ये बहुत ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? ये जो वेव्स हैं इनकी जो डायमेंशंस हैं वो प्रोटॉन से भी 1000 या 10,000 गुना छोटी है। तो अगर इतनी छोटी वेव को हम स्पेस टाइम की वेव को मेजर करना चाहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। साइंसदानों के पास इनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे और उन्होंने कोई नई चीज़ दरियाफ्त करनी थी, कोई नई चीज़ बनानी थी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना था जो कि इनको डिटेक्ट कर सके। और जब ये वेव्स ज़मीन से टकराती हैं तो ज़मीन का हाल इस जेली जैसा होता है, क्योंकि इन वेव्स का जो असर है वो बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर वेव्स हैं इतनी दूर आते हुए, इसलिए हमें ये ज़मीन ऐसे मालूम नहीं होती कि ज़मीन ऐसे थरथरा रही है या वो ऐसे हिल रही है। अगर इन वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो वो ज़मीन को इस तरीके से शॉक जो है वो एक दे सकती हैं। हमने ये वेव्स पहली मरतबा सितंबर 2015 में डिटेक्ट की और उसके बाद 2015 ही में अक्टूबर में ये वेव्स डिटेक्ट की गई, ग्रेविटेशनल वेव्स, जिनकी मैंने आपको बात बता दी है कि उसकी फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई और उसके बाद हम कई मरतबा इन वेव्स को डिटेक्ट कर चुके हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि इन वेव्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LIGO का वर्ड यूज़ हो रहा है। LIGO वो जगह थी जहाँ पर सबसे पहले इन वेव्स को डिटेक्ट किया गया। ये एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको हम ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं। LIGO जो है वो कई मुल्कों में काम कर रही है, यानी ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि लैब है। और अमेरिका में ये 2 हैं, एक हैंडफोर्ड में है और एक लिविंगस्टन में है। इसी तरीके से यूरोप में भी एक है जो कि ऑपरेशनल है। अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हैं, यूरोप में भी हैं और मुल्कों में भी हैं, और एक प्लांट भी है जो कि इंडिया में है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी LIGO ऑब्जर्वेटरीज हमारे पास हैं जो कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करती हैं और इनके बारे में हमें बताती हैं। हम अमेरिका की जो LIGO ऑब्जर्वेटरी है उसकी तरफ चलते हैं। ये अमेरिका के एक हिस्से में हमें हैंडफोर्ड पर नज़र आ रही है और हैंडफोर्ड के बाद हमें ये बहुत दूर अमेरिका के दूसरे हिस्से में लिविंगस्टन में नज़र आ रही है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर का, 3000 किलोमीटर जो हैं ये एक दूसरे से, ये ऑब्जर्वेटरीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। और इसकी वजह यह है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो बहुत वीक सिग्नल होता है और हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी चीज़ मेजर कर लें जो कि नॉइज़ हो और बाद में हम उसको ग्रेविटेशनल वेव्स को के तौर पर उनको लेते रहें। तो इसलिए हमने इनको दूर रखा है ताकि इनमें कॉमन नॉइज़ ना आ सके, कोई ऐसी नॉइज़ ना आ सके जो इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो ख़राब करें और हम उनको अपना सिग्नल समझ सके। तो इनको इंडिपेंडेंट किया गया है। यहाँ पर मैंने आपको एक LIGO ऑब्जर्वेटरी जो है वो दिखाई है। इसे हम कहते हैं लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर जो है वो लेज़र जो है वो इंजेक्ट की जाती है और यहाँ पर आपके पास एक टनल है। ये बहुत बड़ी टनल है जो 4 किलोमीटर लंबा आर्म है इसका। ये जो एक आर्म है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 4 किलोमीटर लंबा है और एंड पे यहाँ पर मिरर्स लगे हैं जो उस लेज़र को रिफ्लेक्ट वापस करते हैं। तो यहाँ से हमने लेज़र जनरेट की, यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद ये रिफ्लेक्शन जो है हमें वापस आई। इसी तरीके से दूसरा मिरर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और वो रिफ्लेक्शन जो है वो वापस हमें भेजता है लेज़र की, ये भी 4 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद बाकी जो प्रोसेसिंग होती है वो दोबारा यहाँ पर होती है। तो ये एक टिपिकल LIGO ऑब्जर्वेटरी है जो मैंने आपको दिखाई है। ग्रेविटेशनल वेव्स की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक डायमेंशन में अगर स्ट्रेच हो रही है तो दूसरी डायमेंशन में कंप्रेस हो रही होती है, ये स्क्वीज़ हो रही होती है। अगर आप यहाँ पर देखें ये ग्रेविटेशनल वेव है जो इस तरफ इसकी प्रोपोगेशन है, इस तरफ को ट्रेवल कर रही है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ऊपर और नीचे स्ट्रेच हो रही है। क्या मतलब इसका? यहाँ पर स्पेस स्ट्रेच हो रही है, स्पेस एंड टाइम स्ट्रेच हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये स्क्वीज हो रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी डायमेंशन में स्ट्रेच हो रहे हैं। यानी एक डायमेंशन में स्ट्रेच होंगे तो दूसरी डायमेंशन में स्क्वीज होंगे और अगर दूसरी डायमेंशन में स्ट्रेच होंगे तो एक डायमेंशन में, पहली डायमेंशन में स्क्वीज होंगे। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास मिरर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके पास 4 किलोमीटर के फासले पे 2 मिरर्स लगे हैं, एक मिरर ये लगा हुआ है और एक मिरर ये लगा हुआ है। यहाँ पर आपके पास लेज़र सोर्स है और इस लेज़र सोर्स से हम सिग्नल जनरेट करेंगे। पर सवाल ये है कि लेज़र सोर्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास
ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं उसका मतलब ये है कि स्पेस टाइम में रिपल्स बन रहे हैं, शॉक वेव्स आ रही हैं स्पेस टाइम की। और जब स्पेस टाइम की शॉक वेव यहाँ पर आके टकराएंगी तो वो क्या करेंगी, जब साउंड की वेव आती है तो वो हमें साउंड देती है, कभी वो ज़्यादा होता है और कभी कम होता है। इसी तरीके से अगर सिर्फ स्पेस की हम वेव देखें तो वो क्या करेगी, वो स्पेस को अल्टर करेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो जब स्पेस की वेव आके यहाँ पर टकराएगी तो वो इस तरफ स्पेस को स्क्वीज करने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो ये डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर रह जाए, यहाँ पे स्पेस छोटी हो जाए, और इस तरफ को स्पेस जो बड़ी हो जाएगी क्योंकि दूसरी डायमेंशन में एक्सपैंड करती है, तो ये 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो सकता है। तो इनमें जो डिस्टेंस होता है वो 6 किलोमीटर हो सकता है और यहाँ पर 2 किलोमीटर हो सकता है। और इसका वैसा वर्सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो जाए स्पेस, और यहाँ पर स्पेस जो है वो 4 से 2 किलोमीटर हो जाए। तो स्पेस टाइम में जब हमारे पास वेरिएशन आएगी तो स्पेस जो है वो चेंज होगी और टाइम में भी चेंज आएगा, पर ये वेरिएशन इतनी थोड़ी है कि हम टाइम को इग्नोर कर देते हैं और हम स्पेस की वेरिएशन पर ये इंफेरोमीटर डिज़ाइन करते हैं। अब अगर आप एक बंदा यहाँ पर खड़ा कर दें, यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों मिरर्स दिखाएं और इनका डिस्टेंस बता दिया 4-4 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर मैं एक आदमी खड़ा कर दूं और एक आदमी यहाँ पे खड़ा कर दूं और उनके बीच में डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, तो जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव आके टकराएगी तो हो सकता है उनका डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर रह जाए। अब जब उनका डिस्टेंस 3 किलोमीटर रह जाएगा तो वो कैसे मेजर करेंगे कि डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा ना स्पेस में कोई वेरिएशन आई है। उसके लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है हर जगह उसको लिया है, हमने लेज़र एक जनरेट की है। लेज़र जब यहाँ से जाएगी और इस मिरर से टकरा के वापस आएगी तो मैं अज्यूम करता हूँ आपको बताने के लिए कि सपोज वो 10 सेकेंड ले रही है, तो जब इनके बीच में डिस्कम होकर 2 किलोमीटर रह जाएगा तो लेज़र कब वापस आएगी, 5 सेकेंड में। तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर स्पेस में वेरिएशन आ रही है, डिस्टेंस में वेरिएशन आ रही है इन 2 पॉइंट्स के बीच में। और अगर ये 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो जाते तो लेज़र 15 सेकेंड में वापस आएगी, तो आपको फिर भी पता चल जाएगा कि स्पेस में वेरिएशन आ रही है। यही असूल हमने रखना है। और हम कौन सी वेरिएशन मेजर कर रहे हैं, ये वेरिएशन डिस्टेंस में जो है प्रोटॉन के साइज का 1,000वां हिस्सा या 10,000वां हिस्सा, इतनी छोटी वेरिएशन हमने मेजर करनी है, इसलिए ये बहुत ही प्रिसाइज किस्म की कैलकुलेशंस होंगी। अब हम करेंगे क्या, हम सोर्स से लेज़र जनरेट करेंगे। लेज़र जो है वो जाएगी, अभी हम ये ज्यूम करें कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल वेव जो है वो एक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है और ये भी 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से आपकी वेव जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और इसी तरीके से यहाँ भी वेव जाएगी और वापस आएगी। ये वेव्स इन फेज भी हो सकती हैं और आउट ऑफ फेज भी हम इनको कर सकते हैं, ये हमारी कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो वेव्स हैं ये आउट ऑफ फेज हैं, तो आप यहाँ पर देखें ये आउट ऑफ फेज हैं और ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, जो रिजल्टेंट स्क्रीन है ये रिजल्टेंट स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक स्पॉट नजर आएगा। पर जैसे ही इनका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा या कम होगा तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। अब आप देखें यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हो रही है, दूर किसी ब्लैक होल से ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, एक साइड पर कंप्रेस करेंगी, इस डिस्टेंस को हो सकता है वो छोटा कर दें, तो ये 4 किलोमीटर से कम थोड़ा होगा, एटम के प्रोटॉन के साइज का कम होगा, पर ये वेव्स जो है उनके वापसी का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर वेव जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा वापस आने तक। तो अब इनके बीच में जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव 100% नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगी। आप देखें ना, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है इस वेव की वजह से जो आ रही है, और ये डिस्टेंस भी चेंज हुआ, तो यहाँ पर आपको प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिल सकती है, आपको बीच में भी मिल सकता है। तो अब क्या हुआ, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी तो बहुत हल्का सा स्पॉट बन रहा था, ये इंटेंसिटी है, इसको आपने याद रखना है। और जब डिस्ट्रक्टिव की बजाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पर आपको एक लेज़र स्पॉट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको बताएगी कि ग्रेविटेशनल जो वेव है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। और जब इनसे हमने मेजर की अमेरिका के 2 अलग अलग हिस्सों में, एक मैंने आपको बताया था कि हैनफर्ड पे है
और दूसरा लिविंगस्टन में है। तो आप यहाँ पर देखें कि जो येलो कलर की है ये वो प्रिडिक्शन है जो साइंसदानों ने की थी अपने डेटा से कि ऐसी वेव होनी चाहिए, ये जो येलो कलर की है छोटी सी लाइन जो है। और जब एक्चुअल डेटा आया तो वो इस तरीके का है, आप देखें ये बिल्कुल उसको फॉलो कर रहा है। ये जो स्ट्रेन है वेव का ये उसको प्लॉट किया गया है और आप देखेंगे यहाँ पर आपके इसका एम्पलीट्यूड जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और फिर जनरेट हुई। तो साइंसदानों ने फ़ौरन देखा, उन्होंने कहा हमें सिग्नल तो रिसीव हुआ है इनफर्ड में, तो क्या लिविंगस्टन में यानी अमेरिका के दूसरे हिस्से में भी ऐसा ही सिग्नल मिला है? तो इन्होंने फ़ौरन उस लैब को कनेक्ट किया और वहाँ पर उनको भी ऐसा ही एक सिग्नल मिला। आप देखें ये सिग्नल बिल्कुल मैच कर रहा है ऊपर वाले सिग्नल से। उन्होंने ये दोनों सिग्नल्स जो प्लॉट किए तो उनको नज़र आया कि दोनों सिग्नल जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ उनमें थोड़ा सा डिले है। नीला सिग्नल अगर आप देखें तो आपको राइट साइड पे जाता हुआ नजर आएगा। और ये डिले क्यों है? क्योंकि इनके बीच में 3000 किलोमीटर का फर्क था। तो ग्रेविटेशनल वेव को थोड़ा सा टाइम लगा दूसरी ऑब्जर्वेटरी के पास पहुंचने में और वो जो टाइम है वो डिले बनकर सामने आया। तो ये दोनों जो वेव्स थी ये बिल्कुल एक जैसी थी। इसका मतलब ये कि ये नॉइज़ की वजह से नहीं, ये एक्चुअल जो सिग्नल है वो हमें मिला है। और 2015 में साइंसदानों ने ये वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट की थी और उसके बाद उन्होंने फिर कई मरतबा ये वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट की। जब पहली वेव डिटेक्ट की थी पहली मरतबा तो इसकी आवाज़ जो है वो इस तरह की थी, हू। और जब उसके बाद इन्होंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की तो उनकी आवाज़ कुछ ऐसी थी, हू। और यहाँ पर आप उनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं। तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ एक तरफ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वेव मिल रही है जबकि दूसरी तरफ थोड़ी सी वीक वेव जो है वो मिल रही है, पर वो हैं बिल्कुल एक ही शक्ल की। तो इससे साइंसदानों ने ये ख्याल जाहिर किया और उनको यकीन हो गया कि जो आइंस्टाइन ने हमें बताया था 100 साल पहले कि जब भी ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब जाते हैं और वो करीब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो वो स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, रिपल्स जनरेट करते हैं, स्पेस टाइम वेरिएशंस जनरेट करते हैं और उनको हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं जो कि हम तक पहुंचती हैं। और इनसे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। हम न्यूट्रॉन जो स्टार्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं कि वो कैसे बनते हैं और वो कैसे ख़त्म होते हैं। इसी तरीके से जब सितारा फटता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, बड़ा सितारा जो है एक्सप्लोड करता है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जान सकते हैं। हम बिग बैंग के बारे में जान सकते हैं बहुत ज़्यादा। जब ये हमारी पूरी कायनात बनी थी, जब हमारी यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आई थी तो इसने एक नई चीज़ खोल दी, एक नए रास्ते खोल दिए और इसने एक नई डायमेंशन भी दी और वो ये कि स्पेस एंड टाइम में भी वेरिएशंस आ सकती हैं, स्पेस एंड टाइम चेंज हो सकते हैं और सबसे अहम बात कि अब हम उनको मेजर कर सकते हैं। हमारे पास इतने अच्छे और इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। साइंस ने हमें एविडेंस दिया है कि हमारी यूनिवर्स धड़क रही है, आवर यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग। लेकिन वो कौन सी चीज है जो इसे वाइब्रेट करने पर मजबूर कर रही है, इसका हमें पता नहीं चल रहा। मैं आपको कायनात की शुरुआत की तरफ लेकर चलता हूं, आज से 13.7 बिलियन साल पहले, जब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और हमारी यूनिवर्स ने जन्म लिया। हमारा ये ख्याल है कि उस वक्त बहुत सी रेडिएशन पैदा हुई जिनमें से एक किस्म की रेडिएशन को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, CMB कहते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि सिर्फ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ही पैदा नहीं हुई। मैं आपको यहाँ पर ये रेडिएशन, इसका जो मैप है वो दिखा रहा हूँ, जो कि हमें बताता है कि कायनात के बनते ही कुछ ही अरसे के बाद हमारी कायनात में एक प्लाज्मा का सूप था जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद थे और इसके अंदर फोटॉन्स भी थे। जो कायनात का टेम्परेचर कम होता गया, एटम्स बनना शुरू हो गए और जब एटम बने तो लाइट बाहर की तरफ ट्रेवल करना शुरू हो गई, फोटॉन्स बाहर की तरफ ट्रेवल करना शुरू हो गए। वो फोटॉन्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनकी वेवलेंथ बढ़ती गई और आज हम उन फोटॉन्स को, जो कि अब माइक्रोवेव रीजन में हमें नजर आते हैं, अपने टीवी पर वाइट नॉइज यानी मक्खियों की सूरत में देख सकते हैं। ये वही फोटॉन्स हैं, ये वही पहली रोशनी है जो कि कायनात के बनते वक्त मार्ज़े वजूद में आई थी।
लेकिन उस वक्त सिर्फ ये रोशनी और ये फोटॉन्स ही मार्ज़ वजूद में नहीं आए थे, रेडिएशंस और किस्म की भी पैदा हुई थी। और आज हम ये समझते हैं कि उस वक्त ग्रेविटेशनल वेव्स भी पैदा हुई थी। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन हमें आइंस्टाइन ने अपनी शोहरा आफाक तहरीरों में बताया कि हमारी कायनात में ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हमें 100 साल तकरीबन लगे उन्हें डिटेक्ट करने में, और पहली मर्तबा हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को 2015 में डिटेक्ट किया। ये ग्रेविटेशनल वेव्स दो ब्लैक होल्स के आपस में रक्स करते हुए पैदा हो रही थी। जब हमने इन वेव्स को डिटेक्ट किया तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका भी स्पेक्ट्रम बनाया जाए, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेविटेशनल वेव्स का स्पेक्ट्रम भी बना रहे हैं। आपको यहाँ पर एक टाइमलाइन दी गई है, और इस टाइमलाइन पर आप एक तरफ टाइम को देखेंगे और नीचे फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ इवेंट से और मुख्तलिफ सेलेस्टियल बॉडी से ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये वो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो मिली सेकेंड से लेकर कई सालों तक इनकी वेवलेंथ महदूद हो सकती है। तो बहुत छोटी ग्रेविटेशनल वेव्स भी हमारे पास आ सकती हैं और बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल वेव्स भी आ सकती हैं। 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को जब पहली मर्तबा हमने डिटेक्ट किया तो उसमें हमारी मदद की इन लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो ने। और आपको याद होगा, बहुत सी वीडियोस में बना चुका हूं कि किस तरीके से दो मुख्तलिफ जगहों पर यही लैब बनाकर, जिसकी एक साइड 4 किलोमीटर लंबी है और इसने चंद 100 से चंद हज़ार हर्ट्ज के बीच में कुछ देर के लिए जो हमारी पास ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस आई थी उसे डिटेक्ट किया। और जब दोनों को कंपेयर किया गया तो हमें पता चला वो एक ही सिग्नल था जो कि बहुत दूर से हम तक पहुंचा था। अगर हमने ग्रेविटेशनल वेव्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है तो हमें अपनी पूरी दुनिया को और इर्द गिर्द के सोलर सिस्टम को भी टेलीस्कोप में बदलना होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स की वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि हम उन्हें एक टेलीस्कोप से मेजर नहीं कर सकते। और इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि हमारी कायनात में बहुत सी जगह पर ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम फिर सहारा लेते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का? नहीं, अभी हम उस जगह पर नहीं पहुंचे, लेकिन फिलहाल हमने पल्सार्स का बिहेवियर नोट करना शुरू कर दिया है। पल्सार के बिहेवियर में उनके जो पैटर्न है, जो उनके पैटर्न में चेंजेस आती हैं, वो भी ग्रेविटेशनल वेव से मुतासर होती हैं। तो अगर एक ग्रेविटेशनल वेव आ रही है और वो एक पल्सार से टकराती है, तो पल्सार के शाइनिंग बिहेवियर में, जो वो बीटिंग करता है, उसके बिहेवियर में फ़र्क आ सकता है। अगर आप पल्सार के बारे में नहीं जानते तो बड़ा सिंपल है कि पल्सार एक न्यूट्रॉन स्टार को कहा जाता है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर रेडिएशंस को एमिट करता है। वो एक्सरेज भी हो सकती हैं, वो विजिबल लाइट भी हो सकती है, वो गैमा रेज भी हो सकती है। यानी एक ऐसा आदमी है जो कि हर थोड़ी देर बाद एक डकार लेता है और उसका डकार बड़ा चमकीला होता है, रोशनी वाला होता है, जो कि दूर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सितारे भी हमें ऐसी रेडिएशंस देते हैं जो हम देख सकते हैं। इनकी रेडिएशन के पैटर्न्स उस वक्त चेंज होते हैं जब ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं, और इनके पैटर्न्स की चेंज को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कैसी ग्रेविटेशनल वेव आई होगी। मैं आपको एक प्रोजेक्ट की तरफ लेकर चलता हूँ जिसे इंटरनेशनल पल्सार टाइमिंग एरे IPTA कहा जाता है। 4 मुल्कों का कंसोर्शियम है जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ एरेस बनाई गई हैं टेलीस्कोप्स की, जो कि पल्सार्स को देख रही हैं और उनको नोट करके एक मैप बना रही है। 2023 में इन्होंने एक मैप बनाया। आपको उस मैप में हर जगह पर जो स्टार नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ग्रे कलर के हैं या रेड कलर के, वो पल्सार्स हैं। और उन पल्सार्स को देखते हुए इन्होंने देखा कि हमें एविडेंस मिला कि ग्रेविटेशनल फिनोमेना बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आखिर ये वाइब्रेशन या ग्रेविटेशनल फिनोमेना कर कौन रहा है? क्या ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कर रहे हैं, या बिग बैंग इसकी वजह है, या फिर डार्क मैटर इसकी बड़ी वजह हो सकती है? मैं आपको लेकर चलता हूं एक और ऑब्जर्वेटरी की तरफ जिसे मीरकट गैलेक्टिक ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका में ये लगाई गई है, और इसमें हम 83 पल्सार्स को मॉनिटर कर रहे हैं।
5 सालों से मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी वेव्स को एस्टिमेट कर रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं उनको हमने जब एस्टिमेट किया और उसका मैप बनाया तो हमें नज़र आ रहा है, हम देखें नीचे की तरफ ज़्यादा पल्सार्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज है वो भी ज़मीन के जनूबी हिस्से की तरफ हैं। तो यहाँ पर हमें जब नज़र आया तो पता चला कि निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा रिपल्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप तालाब में पानी डालते हैं तो आपको वेव्स मिलती हैं। इसी तरह हमें आसमान में, हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा रिपल्स मिल रहे हैं, और ये रिपल्स इतने ज़्यादा हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़े हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे कि ये रिपल्स कैसे आ रहे हैं। एक तो हमें ये पता चल गया कि हमें यूरोप की तरफ भी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेटरी लगानी पड़ेगी ताकि ये एक होमोजीनियस ग्राफ बने और हमें ऊपर की तरफ आसमान पर भी ग्रेविटेशन फिनोमेना नज़र आए, तो वो तो हम फ्यूचर के लिए करेंगे। लेकिन जब हमने इन पल्सार्स को देखा और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और फिर साउथ अफ्रीका और बाकी जगहों से देखा, तो हमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ गई कि जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि इतनी ग्रेविटेशनल एक्टिविटी हो रही है, ज़मीन इतनी तेज़ी से धड़क रही है, ज़मीन की बीटिंग उससे बहुत ज़्यादा है। अब ज़मीन क्यों इतनी तेज़ी से धड़क रही है, इसकी कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये भी हो सकती है कि जितने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल वेव्स देते हैं, और हमने सोचा था कि हमारी कायनात में एस्टिमेटेड जो हमें ऑब्जर्व हो रही है उसके एक हिस्से में इतने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होंगे, वो उनसे कहीं ज़्यादा है। इसी वजह से हमें इतनी ग्रेविटेशनल एक्टिविटी मिल रही है। हमारी कैलकुलेशंस इस ग्रेविटेशनल, हमारी जो ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की कैलकुलेशन है और जो एक्टिविटी हमें ग्रेविटेशन मिल रही है, आपस में मैच नहीं हो रहे। तो इनमें से एक चीज़ को चेंज होना होगा, या तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं उनकी एक्टिविटी हमने ठीक तरीके से नहीं की। और इसके अलावा भी और वजूहात हो सकती हैं, मसलन डार्क मैटर हो सकता है, मसलन हमारे पास बिग बैंग के रेजिडुअल हो सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं, अभी हमें नहीं पता कि ये जो हमारे पास रीडिंग आई है इसकी सोर्स क्या है, और इसका सोर्स जानने के लिए हमें मुस्तकबिल में और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।